हेलो एवरीवन, दिस इज मुर्तजा काइद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस। और आज हम बात करेंगे कैफ 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 के सब्जेक्ट के हवाले से। इस टाइम के ऊपर ज्यादातर स्टूडेंट की यही सवाल होता है, ज्यादातर स्टूडेंट यही पूछ रहा होता है कि सर कैफ 1 के कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट है या कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर कर लें, कौन से टॉपिक्स को हम छोड़ सकते हैं, या फिर जो भी हमारे पास रिमेनिंग टाइम रहता है 20-22 दिन का, इस रिमेनिंग टाइम के अंदर हम कैफ 1 को किस तरह से प्रिपेयर करें, किस तरह से रिवाइज करें, हमारी रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं कैफ 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं, मैं कैफ 1 की बात करूं या किसी भी और सब्जेक्ट की बात करूं, मेरा ख्याल है कि सीए लेवल पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट करना या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मार्क करना एक काफी मुश्किल टास्क है। और ये सिर्फ एक अंदाजा ही हो सकता है, सिर्फ एक एस्टिमेट ही हो सकता है। आपको कुछ नहीं मालूम कि एग्जामिनर कौन से एरिया से क्या चीज पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं कैफ की पिछली 7-8 अटेम्प्ट के एनालिसिस को देखूं कि कौन से एरिया से कितने टॉपिक्स या कौन से एरिया से कौन सा टॉपिक कितने मार्क का टेस्ट किया गया है, तो अगर आप पिछली 5-6 अटेम्प्ट भी देखें तो तकरीबन पूरा कोर्स ही आके आपके एग्जामिनर ने टेस्ट कर लिया। किस अटेम्प्ट में हो सकता है कि 1-2 टॉपिक को स्किप कर दिया हो, लेकिन अगर आपके पास कोई टोटल 13-14 टॉपिक्स है तो 13-14 टॉपिक्स में से वो 10-11 टॉपिक्स तो वैसे ही आपसे पूछ लेता है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास 8-9 सवाल आते हैं, 13-14 हमारे पास टॉपिक्स है, तो वो मिला जुलाकर किसी ना किसी तरह 90% 80% ऑफ द टॉपिक्स आपके पेपर में कवर कर लेता है। जिन स्टैंडर्ड्स के ऊपर अगर वो कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन प्रिपेयर ना भी करे, वो स्टैंडर्ड फिर वो एमसीक्यूज में कवर कर लेता है। तो मेरी हरगिज रिकमेंडेशन ये नहीं होगी कि आप कोई सेलेक्टिव स्टडीज की तरफ जाओ, आप किसी टॉपिक को ऑल टुगेदर बिल्कुल ही छोड़ दो। हाँ, ये आप बिल्कुल कर सकते हैं कि कुछ टॉपिक्स को आपने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर कोई टॉपिक आपको लग रहा है कि कम इंपॉर्टेंट है तो उसको थोड़ा कम टाइम दिया जाए, लेकिन सेलेक्टिव स्टडी या किसी भी टॉपिक को आउटराइटली छोड़कर जाना, ये मेरी तरफ से बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होगा। अब देखिए, अगर मैं स्पेसिफिक ग्रेड वाइज या टॉपिक वाइज बात करूं, ग्रेड ए में हमारे पास 4 से 5 चैप्टर्स हैं। IAS 1, IAS 7 कैश फ्लोज, करेक्शन ऑफ एरर, IAS 8 चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, करेक्शन ऑफ एरर एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, और अकाउंटिंग फॉर अ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इन एरियाज में अगर हम देखें तो अकाउंटिंग फॉर अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लास्ट अटेम्प्ट में टेस्ट नहीं किया गया। ऑटम 2023 में एनपीओ की अकाउंटिंग टेस्ट नहीं की गई, लेकिन इससे पिछली 4 अटेम्प्ट में, यानी कि ऑटम 21 से लेकर सितंबर 23 तक, स्प्रिंग 23 तक, ये एनपीओ का टॉपिक टेस्ट किया गया है और 20 मार्क, 10 मार्क, 18 मार्क की वेटेज के साथ टेस्ट किया गया है। अब चूंकि ऑटम 23 के अटेम्प्ट में एमपीओ टेस्ट नहीं हुआ, जिसका मतलब है कि आप जो भी आपकी अटेम्प्ट है स्प्रिंग 2024 की, इसके लिए एमपीओ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है। तो अगर कोई स्टूडेंट ये प्लान कर रहा है कि वो एनपीओ के टॉपिक को छोड़कर जाएगा, तो वो फिर ये बात भी अपने पास रख ले कि वो 15 से 20 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करने की पोजीशन में नहीं होगा। तो एनपीओ के टॉपिक को छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसके बाद फिर हम अगर रिमेनिंग टॉपिक्स की बात करें, देखिए IAS 1 और IAS 8 अब सेपरेटली सवाल नहीं पूछा जाता। IAS 1 में भी हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते हैं, और IAS 8 में भी जहां अकाउंटिंग पॉलिसीज का चेंज, जहां करेक्शन ऑफ एरर, जहां अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का चेंज हो, वहां पे भी वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पूछ लेता है। तो ये दोनों टॉपिक से वो जनरली एक ही सवाल पूछ रहा होता है। तो इस टॉपिक को भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, इन दो टॉपिक्स को आप छोड़कर जाएं। इवन तो कि आपको ऑटम 23 में नजर आ रहा है कि IAS 1 से कोई सवाल नहीं आया, लेकिन ऑटम 23 में जो IAS 8 का सवाल था उसमें चेंजेस इन इक्विटी ही प्रिपेयर करनी थी, तो आपने IAS 1 IAS 8 को लाजमी कवर करना है। अब रहता है हमारे पास कैश फ्लोस, अब रहता है हमारे पास करेक्शन ऑफ एरर। कैश फ्लोस और करेक्शन ऑफ एरर स्प्रिंग 2023 के अटेम्प्ट में टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले लगातार 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट तक टेस्ट हुआ। ऑटम 2023 के अटेम्प्ट में टेस्ट हुआ है। कुछ कह नहीं सकते कि स्प्रिंग 2024 में दोबारा पूछ ले, कुछ कह नहीं सकते कि एग्जामिनर इस टॉपिक को स्प्रिंग 2024 में स्किप कर दे। रिकमेंडेड हरगिज नहीं होगा कि आप इन टॉपिक को आउटराइटली छोड़ कर जाए, इनको कवर जरूर कर लीजिएगा, इनके रीजनेबल कॉन्सेप्ट, रीजनेबल प्रैक्टिस जरूर कवर कर लीजिएगा। फिर आते हैं हम ग्रेड बी पे। ग्रेड बी में हमारे पास 3 एरियाज हैं, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और IAS 33 अर्निंग पर शेयर। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क थ्योरेटिकल एरिया, जनरली इससे 5 से 7 मार्क का थ्योरेटिकल क्वेश्चन टेस्ट किया जा रहा होता है, और छोटा सा एरिया है, 1 डेढ़ घंटे के अंदर आप इस सब्जेक्ट इस चैप्टर को कवर कर सकते हैं। रेशियोज और IAS 33 के एरिया में ज्यादा टाइम लगता है। अब रेशियोज और IAS 33 को मैं अगर देखूं तो पिछली 4 अटेम्प्ट से IAS 33 अर्निंग पर शेयर का स्टैंडर्ड मुसलसल टेस्ट किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि रिस्क लेने वाली बात है कि आप ये एक्सपेक्ट करें कि स्प्रिंग 24 में नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जा सकता है। रेशियोज की भी अगर मैं बात करूं तो ऑटम 22 में टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन ऑटम 22 से पहले कोई 8-10 अटेम्प्ट तक ये लगातार टेस्ट हुआ है। स्प्रिंग 23 में भी टेस्ट हुआ है, ऑटम 23 में भी टेस्ट हुआ है, और एक अच्छी वेटेज के साथ टेस्ट हुआ है। तो अगेन रिस्क लेना बहुत ही ज्यादा रिस्की हो जाएगा कि स्प्रिंग 24 में वो पूछता या नहीं पूछता, आपको कवर करना चाहिए। और फिर ग्रेड सी में जो हमारे पास नॉन करंट एसेट्स के कुछ 4 से 5 स्टैंडर्ड्स हैं, इनको तो वो मिला जुलाकर एक सवाल पूछ ही रहा होता है। जनरली IAS 36 इंपेयरमेंट पे अलग सवाल पूछ लेता है, लेकिन लास्ट अटेम्प्ट में नहीं पूछा, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपके पास एक प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का सवाल आता है, जिसमें गवर्नमेंट ग्रांट की भी एडजस्टमेंट होती है, बोरिंग कॉस्ट की भी एडजस्टमेंट होती है, IAS 40 की भी एडजस्टमेंट होती है। तो बताने चाह रहा हूं कि इस पैटर्न को देखते हुए
इस एनालिसिस को देखते हुए ये बहुत ही मुश्किल या तकरीबन नामुमकिन है कि आप ये आइडेंटिफाई कर सको कि भाई कौन सा सब्जेक्ट कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है या कौन सा टॉपिक हम स्किप कर सकते हैं। बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं होगा कि आप किसी टॉपिक को पूरा का पूरा आउटराइटली छोड़कर चले जाएं। हाँ, एनपीओ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनपीओ की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लो। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो कि पिछली 3-4 अटेम्प्ट से लगातार आ रहा है और अब लग रहा है कि इसके चांसेस नहीं है, उसकी प्रैक्टिस थोड़ी कम कर लो, लेकिन कवर जरूर करना है। रीजन बीन कि जो एरिया उसने आउटराइटली सवाल में नहीं भी पूछना, वो एरिया भी आपने आपसे एमसीक्यूज में टेस्ट कर लेना है। तो कोशिश कीजिएगा कि इस सब्जेक्ट की 100% कंप्लीशन करके जाए, 100% कवरेज करके जाए, ताकि पेपर में आपके पास मार्जिन अवेलेबल, ऑप्शन अवेलेबल हो। अगर कोई एरिया मुश्किल टेस्ट हो जाता है, कोई एरिया आसान टेस्ट हो जाता है, हम किसी तरह 80-85 मार्क का पेपर अटेम्प्ट कर आ जाए। फिर सवाल ये क्लियर होता है कि सर चले ये तो डिसाइड कर लिया कि हम पूरा सब्जेक्ट प्रिपेयर करेंगे, कुछ भी छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन जो हमारे पास 20-22 दिन रह गए, इस रिमेनिंग टाइम में सब्जेक्ट को किस तरह से प्रिपेयर करें। देखिए, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अब तक आपके सारे लेक्चर्स कवर हो चुके होंगे। आपने जिस भी टीचर से कैफ 1 की क्लासेस ली, आपने लेक्चर्स प्रॉपर्ली कवर कर लिए होंगे, हर चैप्टर के बेंचमार्क सवाल और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कवर कर लिया होगा। अगर ऐसा है तो अब रिमेनिंग टाइम में आपने क्या करना है, रिमेनिंग टाइम में आपने हर चैप्टर की समरीज को रिवाइज करना है। समरी को रिवाइज करने के लिए हरगिज मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप पूरा चैप्टर का लेक्चर दोबारा से देखें। आपके पास जो भी टीचर के प्रेजेंटेशन के नोट्स या समरी नोट्स वगैरह अवेलेबल है, या जो भी कॉन्सेप्ट एक जगह जॉट डाउन हुए हैं, आप उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें और हर स्टैंडर्ड के कुछ 4 से 5 बेंचमार्क सवालों को प्रैक्टिस करें। फॉर एग्जांपल, आपने प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, नॉन करंट एसेट्स का एरिया रिवाइज किया, जिसमें प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट, बोरिंग कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और गवर्नमेंट ग्रांट है, इससे पर्टेनिंग प्रैक्टिस के कोई 7-8 सवाल सॉल्व कर लिए। एनपीयू का एरिया रिवाइज किया, इससे पर्टेनिंग प्रैक्टिस में कोई 4-5 सवाल सॉल्व कर लिए। रेशियोज का एरिया रिवाइज किया, आपने इससे प्रैक्टिस के लिए कोई 3-4 बेंचमार्क सवाल आइडेंटिफाई कर लिए। तो आपने इन सारे एरियाज के 50-50 सवाल अब सॉल्व नहीं करना, अब इतना टाइम नहीं बचा है। इन सारे एरियाज के कॉन्सेप्ट थ्योरी को रिवाइज करना है और हर एरिया से 4-5 पार्ट्स डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट साइज, डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक साइज। किसी टॉपिक में 3 सवाल, किसी टॉपिक में 4 सवाल, किसी टॉपिक में 7 सवाल, इन बेंचमार्क सवालों को प्रैक्टिस करना है। एक चीज लाजमी कर लीजिएगा कि अपनी प्लानिंग में 8 से 10 घंटे एटलीस्ट 3 अटेम्प्ट के पास पेपर को पेपर वाइज सॉल्व करने के लिए रखिएगा। यानी कि जब आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाए तो एग्जाम से कोई 2-3-4 दिन पहले आपने एक टाइम जरूर रखना है कि आप FAR1 के कम से कम 3 अटेम्प्ट के पूरे पेपर सॉल्व करें। एक दिन में 3 पेपर सॉल्व कर लें या 3 दिन अलग अलग एक पेपर सॉल्व करें, लेकिन ये एंड में ड्रिल या प्रैक्टिस जरूर करनी है कि हम 3 घंटे के पेपर को 3 घंटे में सॉल्व करने की कोशिश करें। अदरवाइज एग्जाम में हो सकता है कि फिर हम पैनिक कर जाए, हमारा हाथ पांव फूट जाए, हम टाइम प्रॉपर्ली अलोकेट ना कर सके। तो एग्जाम से पहले वंस यू आपने टॉपिक रिवाइज कर लिया, सारे टॉपिक से बेंचमार्क क्वेश्चंस को रिवाइज कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, उसके बाद 8-9 घंटे रखिएगा कि आपने 3 अटेम्प्ट के पेपर कम से कम सॉल्व करने हैं। खुद को पेपर बेस्ड इन्वायरमेंट में रखकर, खुद को एक रूम में बंद करें या लाइब्रेरी में बंद करें 3 घंटे के लिए और पूरा ईयरली पेपर सॉल्व करें। कम से कम 3 पेपर इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा ताकि 3 घंटे के इस 100 मार्क के पेपर को हैंडल करने का पेशेंस, हैंडल करने की स्ट्रैटेजी, सारी चीजें आप लोगों को आ जाए। तो आई होप कि अब तक आपकी प्रिपरेशन अच्छी रही होगी। आने वाले वक्तों में भी हम अच्छे से रिवाइज करेंगे और इंशाल्लाह जो भी हमारी अपकमिंग अटेम्प्ट है इसमें सब्जेक्ट को क्लियर करेंगे। थैंक यू।